सभापति महोदय, मैं कोई ज़्यादा समय नहीं लूँगा और न इस पर कोई ज़्यादा मेरे बोलने की इच्छा थी, लेकिन जब इस संकल्प को मैंने पढ़ा तो इसमें जो क्रम संख्या 4 पर इन्होंने लिखा है कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना, और 4 पर लिखा है कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करना। 5 में लिखा है लगभग 27,000 करोड़ रुपए की आदावकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशन भोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजना लागू करना। 7 में लिखा है कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करना। ये कुछ बातें हैं जिसको देखकर मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ इस पर अपनी बात रखूं, क्योंकि मैं गांव का आदमी हूं, किसान हूं, और जहां कहीं कोई बात आती है तो मैं उसमें खोजता हूं कि मेरे लिए कुछ गुंजाइश है कहीं कि नहीं है। और जहां मेरे लिए गुंजाइश नहीं रहती है तो मैं कोशिश करता हूं कि कोई उपाय लगे कि मेरे लिए भी, गांव गरीब किसान के लिए भी उसमें कोई गुंजाइश होना चाहिए। आज कई प्रकार के पेंशन हैं। जो कर्मचारी हैं संगठित क्षेत्र में, उनके लिए तो कानून है। श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी पहले से कई कानून थे, उसमें कई कानून उन्होंने लाके बहुत अच्छे ढंग से सुधार किए हैं, जिससे कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी उनके पेंशन में, उनके और सुविधाओं में। फिर दूसरे तरफ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है तो उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, बीपीएल वाले के लिए है, विधवाओं के लिए है, विकलांगों के लिए है, तो अलग अलग ढंग से सबके लिए पेंशन है। लेकिन उस माला में मैं देखता हूँ तो किसान के लिए और खेतिहर मजदूर के लिए कहीं कोई पेंशन या कोई भविष्य निधि की बात नहीं होती है। आखिर भविष्य निधि तो सबको चाहिए। विधायक का पेंशन है, सांसद का पेंशन है, विकलांग का पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, मजदूर का पेंशन है, और संगठित क्षेत्र में सबका पेंशन है। लेकिन ये किसान और खेतिहर मजदूर जो गांव में काम करने वाले हैं, जिसमें सर्वाधिक पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं, जिनको आप निर्धन कहिए या दलित कहिए, गरीब कहिए या पिछड़ा कहिए, जो उनको कहना हो सब में वही हैं। तो आखिर उनके लिए कोई अलग अलग ढंग से उनको भले मिलता हो पेंशन, लेकिन किसान और खेतिहर मजदूर के नाम पर उनको कोई नहीं मिलता है। भविष्य निधि का मतलब सभापति महोदय क्या होता है कि भविष्य के लिए कोई कोष बनाओ जो भविष्य सुरक्षित रहे, बुढ़ापा में आराम से कुछ रोटी कपड़ा मकान जो कुछ भी है उसमें अपने मकान में रहे, रोटी कपड़ा मिल सके, दवा मिल सके, किसी के हम आश्रित न रहे। इसलिए ये भविष्य निधि की बात है कि आप करो। तो सरकारी नौकरी में रहे तो उनको वेतन मिला, उसमें से कुछ कटता है उनका ईपीएफ फंड में, उसमें राशि जाती है, फिर उसमें कारखानेदार या सरकार के तरफ से मिलाया जाता है। जब रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते तो फिर उनको जोड़ जाड़ के दिया जाता है। लेकिन मैं जो किसान हूँ, पैदा लेता हूँ, तो बचपन से ही मैं खेत में काम करता हूँ, अपने माँ बाप के साथ मेहनत करता हूँ। और अर्निंग एंड लर्निंग एक योजना चली थी कि अर्निंग एंड लर्निंग, तो हम तो अर्निंग भी करते हैं और लर्निंग भी करते हैं। बचपन से अपने माँ बाप के साथ खेत पर चले गए, उनके भैंस चरा दिए, गाय चरा दिए, बकरी चरा दिए, कुछ उनके खेत में काम कर दिए, समय निकाल के फिर स्कूल में चले गए, पढ़ के आ गए, फिर शाम में अपने जानवरों को दाना पानी लगाए, सानी लगाए, फिर शाम में किताब लेके बैठ गए, पढ़ लिए। तो आखिर वो भी तो काम करता है ना, उसका कोई भविष्य है कि नहीं है। ये मेरे दिमाग में कभी कभी बात आती है कि आखिर उसका भी तो भविष्य है ना। और सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण से सोच रही है कि समाज में सब सुरक्षित हो। जनधन योजना किस लिए बनाया गया?
या 1 रुपया महीना पर जो उनको बीमा कराया गया, 1 रुपया महीना, जो सबसे कमजोर निर्बल व्यक्ति हो वो भी 1 रुपया महीना दे, जिससे कि 2 लाख रुपया उनको मिल सके। उसी तरह ये पढ़े लिखे विद्वान योजना आयोग वाले हैं, वित्त मंत्रालय वाले हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने दिमाग से कोई ऐसे स्कीम हमारे लिए भी निकालो ना, जो किसान हो वो भी कुछ राशि कटे और जमा करते जाए, और उनको भी बुढ़ापा 60 साल के बाद जब सबको आप पेंशन देते हैं तो वो भी 60 साल के बाद जब बैठे तो उनको एक किसान के नाते, खेतिहर मजदूर के नाते 3000 रुपया जो प्रेमचंद्रन जी कहते हैं कि उनको कम से कम सुनिश्चित हो मजदूर का। वो कौन मजदूर का कम, जो नीचे के मजदूर हैं, जो 4th ग्रेड वाले हैं, उनके लिए ये लागू हो सकता है। जो क्लास 1 क्लास 2 वाले हैं वो महीना में 3000 पेंशन सुनिश्चित उनके लिए कर दिया जाए तो कौन लेने वाले हैं, वो तो कितने न पेंशन पाते हैं। तो आखिर उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था सोचना चाहिए। मैं बंगारू दत्तात्रेय जी को कहूँगा, वो भी गरीबी से निकल के आए हैं और एक दिन संसद में वो कह रहे थे कि वो अपने माँ के काम में कैसे वो बेचने जाती थी तो उनके काम में मदद करने ये जाते थे, स्कूल से पढ़ करके घंटा 2 घंटा उसमें करते थे। तो आखिर उनके लिए भी ये दिमाग लगा के सोचे, अपने विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को कहे। मैं मानता हूं कि उनके दिमाग हैं, उनके पास में बुद्धि है, वो सरकार चलाते हैं, लेकिन फिर उनको जब आप निर्देश देंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अंक शास्त्री इस देश में हैं वो विषधर के समान हैं, जैसे बीन बजाओगे वैसा वो नाचेगा। अगर बीन बजाना नहीं जानते हो तो क्या नचा पाओगे। तो आप बीन बजाइए और उस बीन में राग बजाइए कि मेरे अधिकारी किसान के लिए, खेतिहर मजदूर के लिए भी कोई ऐसी योजना बनाओ जैसे संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भविष्य निधि को हम सोचते हैं। आखिर हर नागरिक के भविष्य के बारे में सोचना सरकार का काम है। संविधान ने कहा है कि हिंदुस्तान के सभी लोग बराबर हैं संविधान की नज़र में। आज जब मैं वो आंकने लगता हूँ मूल्यांकन, तो हम अपनी बराबरी कहीं पाते नहीं। सभापति जी, आप भी उसी समाज से आए थे, बचपन में आपको भी कुछ भोगना पड़ा होगा। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया, माए जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पराई। जिसके पैर में कभी बेमाई नहीं फटे वो क्या जानेंगे। इसलिए मैं ये सदन में इस बात को रख रहा हूँ कि सदन सुने, देश सुने, सरकार सुने, प्रशासनिक तंत्र के अधिकारी सुने, इस देश के विद्वान सुने, योजना बनाने वाले नीति आयोग के लोग सुने। और क्या वो मेरे दुखड़ा को नहीं सुन सकते, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। 60 बरस में तक हम हल चलाते हैं, आखिर हम आधा पेट खाते हैं, आधा तन कपड़ा पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं, बीमार पड़ते हैं। साहब पेट में दर्द होता है तो कोई वनस्पति के काढ़ा बना के पी लेते हैं, क्योंकि हम दवा लेने जाएंगे उतनी पैसा हमारे पास में नहीं होता। और 60 बरस के बाद जब उस किसान जब काम के लायक नहीं रहता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है समाज के अंदर। और सबको पेंशन मिलता नहीं है क्योंकि बीपीएल वाले को मिलता है, और सारे किसान वो बीपीएल में है नहीं। ऐसे लिस्ट बने हुए हमारे बिहार में। ऐसा लिस्ट बना कभी 10, 15, 20 साल पहले बीपीएल का लिस्ट सभापति जी। पक्का मकान, मोटरसाइकिल वाले, गाय वाले, भैंस वाले, धनवान संपन्न बीपीएल में है, लेकिन वो निर्धन, निर्बल, गरीब, जिसके पास में न घर है न मकान है, वो बीपीएल के लिस्ट में है नहीं। अब जब जाते हैं तो 10-20 लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, एमपी साहब देखिए हमारा घर और हमारा नाम बीपीएल में नहीं है, हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो मैं तो एक प्रार्थना ये भी इस अवसर पर करूँगा कि वो बीपीएल के लिस्ट को समाप्त करवा दीजिए और नए सिरे से फिर बीपीएल लिस्ट को बनवाइए, या आर्थिक सामाजिक जनगणना आप कराए हैं उसके आंकड़े के आधार पर नए सिरे से बीपीएल को निर्धारित करिए। और पेंशन अगर देते हैं तो प्रेमचंद्रन जी से भी आग्रह करूंगा कि चूंकि ये लोग तो यूनियन वाले हैं, जो वामपंथी विचारधारा वाले हुए देश में, या भारतीय जनता पार्टी के भी जो मजदूर संघ वाले हैं,
वो तो संगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनके साथ काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में वो जाते नहीं, तो हमारे दर्द को क्या जानेंगे। इसीलिए प्रेमचंद्रन जी भी ये यूनियन वाले लड़ते हैं, क्योंकि वो संगठित क्षेत्र हैं, उनका यूनियन है, उनके सब कुछ है, वो आंदोलन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब जुलूस निकालते तो कहते हैं चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हो। और हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहेंगे चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हो, तो हम अपने भूखे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो मजबूरी है। सभापति महोदय, अगर मुझे खेती के अलावा कोई रोजगार मिल जाए किसान को, अगर सब किसान को इतना ही कह दे कि तुम 3,000 रुपया महीना की नौकरी देंगे, खेती छोड़ दो, सब खेत छोड़ करके 3,000 की महीना पर नौकरी कर लेगा, क्योंकि तो मजबूरी में, क्योंकि कोई दूसरा धंधा है नहीं। अगर दूसरा पैसा रहे उसके पास सामने में तो दूसरा धंधा कर लेता, कोई पैसा है नहीं, मजबूरी में वो खेती में रहता है, किसानी मजदूरी करता है। उनके लिए भी इन्होंने कहा कि जैसे मकान, तो मकान के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया। 1,30,000 रुपया जो लोगों को दे रहे हैं कि मकान बनाओ, हर आदमी को आवास हो। तो एक आशा जगी कि भाई प्रेमचंद्रन जी पीएफ फंड के वाले जो पाने वाले हैं उनके लिए आवास बनवा रहे थे। कम से कम भारत सरकार ने सोचा कि पीएफ वाले आवास लेंगे, तो बिना पीएफ वाले क्या लेंगे, तो उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया। हमारे लिए वो धन्यवाद, ये बड़ी चीज हुई है। इसलिए सर्वहिताय में इसको सब समग्रता में सोचने की आवश्यकता है। 3,000 महीना हो, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिस मजदूर की बात कर रहे हैं उस मजदूर में ज्यादा 90% ऐसे मजदूर जो पसीना वाले हैं। सभापति जी, 2 तरह के मजदूर हैं, एक पसीना वाले हैं और एक कलम वाले हैं। पसीना वाला पसीना बहाता है, कलम वाले कलम चलाते हैं, एसी में बैठते हैं, ठंडा में गरम, गरम में ठंडा, ऐसे में बैठते हैं, लेकिन वो भी पेंशन पाते हैं, वो भी पेंशन पाते हैं। हम तो गर्मी में तपते हैं, ठंडा में सिकुड़ते हैं और बरसात में भीगते हैं और गीले कपड़ा लेकर के जमीन पर सोते हैं। हमारे लिए तो हमको मजदूर न मजदूर मानते हैं, न हमको कोई कर्मचारी मानते हैं, जैसे हम लोग कोई कर्मचारी है ही नहीं देश में। और सबसे ज्यादा कर्म करने वाले हम ही हैं साहब। निरपेक्ष हम करते हैं, निस्वार्थ भाव से, गीता के भाव से हम निष्काम कर्म करते हैं। मिले न मिले, अनाज पैदा करो, देश के लोगों को खिलाओ। हम तो राष्ट्र की सेवा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं। और अगर जाते हैं खेती करने तो उससे सबसे पहले बीज डालते हैं, तो दोनों हाथ से लेकर धरती को छूते हैं, आले के ऐसे माथे में लगाते हैं कि धरती माता हमारी इज्जत को देखना। हम तो धरती को माता समझते हैं साहब, हम इसको सॉइल थोड़े समझते हैं। अंग्रेजी में तो लोग कहते हैं सॉइल है, हमारे वो सॉइल नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, वो मेरी माता है। इसलिए हम उनको माता मान के पूजा करते, और उनके सब संतान हैं, इसलिए उनके संतान सुखी हो, भरपेट अन्न मिले, चेहरे पर लाली हो, इसलिए रात दिन कमाते हैं। और फिर हम भी बूढ़े हो जाए तो बुढ़ापा में हम भी तो आराम से रहें, हमको भी तो दवा के लिए अपने बेटे बहू के ऊपर आश्रित न होना पड़े। और अगर इन किसान को अगर 3-4 हजार रुपया दत्तात्रेय जी दे दीजिएगा उनको पेंशन, तो उनको बेटे या बहू, गरीब के बेटे बहू, उनको भगवान के जैसे पूजा करेंगे और कहेंगे बूढ़ा बुढ़िया 100 वर्ष तक जिंदा रहे, जिससे कि इससे मेरे भी बच्चे को कोई काम चले। उनको भगवान के जैसे पाल के जिंदा रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे कि ये बचा रहे, स्वस्थ रहे, जिससे ये 3-4 हजार रुपया मिलेगा तो हमारे बच्चे को भी कि इससे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, कभी केला कभी फल कुछ मिल जाएगा चखने के लिए। तो आखिर उस ओर भी ध्यान जाना चाहिए। मैं इस पर इनके प्रस्ताव को पढ़ा तो मेरे मन में आया कि चलो ये हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत है और इस पर एक तरफी बात हो रही है। भाई कमाने वाले हो, दीजिए उन गरीब को, उनके पेंशन में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आखिर मैं छूट रहा था तो मैं सोचा इस बड़ी पंचायत में कुछ अपने भी दर्द सुना दूं कि लोग सुन लें कि भाई कब जरा मुझ पर भी ध्यान दो ना। क्योंकि इस देश में तो 2 वर्ग बना है, एक वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला। 2 वर्ग है पसीना वाला, एक वर्ग है पसीना वाला।
एक वर्ग है पैसा वाला, पसीना वाला भूखा है, पैसा वाला लूटता है। भारत सरकार के मन को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मुझे मत दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को दीजिए कि उन्होंने पैसा वाला का पैसा छीना, अब इन पसीना वाले तक पैसा पहुंचाया। आज जब वो पैसा वाले का पैसा छीन रहे थे तो कुछ वामपंथी भी कह रहे थे कि क्यों वैसा कर रहे हो। कल में अरुण जेटली जी यहाँ थे और वो फाइनेंस बिल पर वो राज्यसभा का कोई संशोधन था, उस पर मैं पूछ रहा था, तो बड़े बड़े वामपंथी लोग भी, विचारधारा वाले प्रोग्रेसिव लोग भी उनसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे। तो मैं अंदर से भगवान से पूछ रहा था, हे भगवान, ये प्रोग्रेसिव हैं कि डिस्ट्रक्टिव हैं? ये गरीब की बात कर रहे हैं कि पूंजीपति की बात कर रहे हैं? आखिर हम उनके लिए भी सोचे, जो अछूते हैं उनके लिए भी सोचे। प्रेमचंद्रन जी, मैं जानता हूं कि आपके मन में उनके लिए, कर्मचारियों के लिए मन में प्रेरणा है, दया है, सहानुभूति है कि सुखी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उसमें भी जिन छोटे कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए आप सोचते हैं या तृतीय वर्ग कर्मचारी के लिए, उसमें भी सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित समाज के गरीब के बच्चे हैं। इसलिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो पसीना बहाने वाला किसान और मजदूर रहा, अपने खेत में काम किया है, उस पर कभी सोचे? कोई नहीं सोचा। आखिर हमारे लिए ये जनधन भी आया तो आप पीएफ कहिए, लेकिन हमारे लिए वो पीएफ से भी बड़ा पीएफ कहिए कि 3 बार मैं कहूंगा पीएफ है। इसलिए कि हम 1 रुपया से बिना पैसा के खाता मेरा खुल गया। अब पहले कोई जाते तो बैंक वाला खड़ा नहीं, घुसने नहीं देता। आखिर ये भी जो मुड़ रही है दृष्टि, इसलिए मैं कहूंगा दृष्टि, दिशा और तब संकल्प। जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दरस कहां से पाई। आपने अच्छी बात उठाई है, भारत सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा। मैं तो एक छोटा सा पत्र लिख देता हूं, और बात अगर मार्के की होती है तो प्रधानमंत्री उस पर नोटिस लेते हैं। एक उदाहरण बताता हूं, ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि साहब, कुछ लॉबी वाले हैं ऊपर वाले, उनके तो लॉबिंग करने वाले हैं तो पुरस्कार लूट लेते हैं, और हम जो गरीब आदमी लोग हैं, हमारी लॉबिंग करने वाला कोई है नहीं, तो हमें प्रतिभा योग्यता रहते भी हम छूट जाते थे। और तुरंत प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन इस बार कहा पद्म पुरस्कार के लिए लोग आवेदन करें। ऑनलाइन किया तो कई 100 के 1000 लोगों ने आवेदन किया। और जिस दिन सिल्लीगुड़ी के गरीब मुसलमान करीम साहब, ये चाय बगान की मजदूरी करने वाला को हिंदुस्तान में पद्म पुरस्कार दिया है, तो नरेंद्र मोदी अपनी दृष्टि बता रहा है कि भारत की सरकार की नजर हिंदुस्तान के अंतिम मानव पर है। कभी क्यों नहीं हुआ? ये सागर में, मध्य प्रदेश में एक पुरानी महिला है, यादव डॉक्टर है, विशेषज्ञ है, उनको जब पद्म पुरस्कार के लिए जो उनके पास में जब गया तो कितनी उनको प्रसन्नता हुई होगी। उदाहरण में कह रहा हूं कि मैंने जो कहा कि जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। दृष्टि किसकी? तो प्रधानमंत्री जो 1 नंबर की कुर्सी पर है उनकी। और उनकी दृष्टि नीचे है, कि इसलिए नीचे है कि वह बिना पेंशन वाली माँ के पेट से जन्म लेके आया है। वो ईपीएफ वाले माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, वो गरीबनी माँ के पेट से जन्म लिया, इसलिए उस गरीब के बारे में दर्द है। और इन मजदूरों के लिए भी दर्द है, जो बंगारू दत्तात्रेय जी ने कई तरह के कानून बनाए हैं और उसमें संशोधन किया है। मैं ज़्यादा लंबा न करूँगा, लेकिन इतना जरूर करूँगा कि प्रेमचंद जी, जब आप बोलिएगा ना प्रेमचंद्रन जी, तो आपका नाम प्रेमचंद्रन है साहब, तो जरा प्रेम से किसान मजदूर की भी गीत कभी गा लिया करो। केवल संगठित मजदूरों के गीत मत गायो, एक तरफा मत रहिए। कभी कभी अपने गीत में मेरे भी धुन मिला दिया करो। कभी कभी मेरे अपने गीत में मेरे भी गरीबी और मजबूरी के लय और स्वर बना दिया करो, जिससे कि हमको भी लगे कि अब कुछ लोग गाने वाले आए हैं। आपने इनको दिया कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आपने मांग की है कि अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। अन्य क्षेत्र माने
जो असंगठित लोग हैं, जिनका कोई कुछ नहीं लेखा जोखा है, मैं तो मांग करूंगा, ये मनरेगा है ना साहब, मनरेगा का पैसा है ना, उस पैसा में मजदूर को मजदूरी में देते हैं ना, तो अब मनरेगा के पैसा से ही हमको किसान का मजदूर को वो पेंशन में डाल दीजिए। कम से कम कल्याण तो होगा कि बुढ़ापे में भी हमको 2 रोटी मिलेगी और अच्छे से मकान में रह सकेंगे। ये इसलिए मैं उठा हूँ और मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रार्थना करूँगा इस सदन से भी और इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों से भी, नीति आयोग वाले से भी और हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान और जो समाज के लोग आज लोकसभा चैनल देख रहे होंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों, मैं उन सब कहूँगा कि मेरी बात को अगर सुनिए तो आप जहाँ कहीं भी होइए, गांव में हो, अपनी आवाज़ देते रहो। डॉक्टर लोहिया हमें सिखाया था, हुकुम बहुकुम चंद, खेत में हल चलाते रहो, हाथ रहे हल की मूठ पर, लेकिन तुम्हारी नज़र रहे लाल किला पर, क्योंकि वहीं लाल किला से सब कुछ मिलेगा और तुम्हारा कदम हर दिन बढ़े कि हम लाल किला पर जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है ना, मूर्ति के हाथ में संविधान है, ऐसी उंगली उठाए हुए संसद के तरफ। मैं एक बार अपने 3-4 साथी एमएलए के साथ आया था जनवाणी दिवस में, जिसमें पटेल चौक पर राजनारायण जी की टांगें तोड़ दी, आजाद फर्नांडिस को समूचे हड्डी चूड़ कर दिया था, जो आज भी उस भुक्तभोगी लाचार अवस्था में भोग रहा है। उसमें मैं आया था, हमारे एमपी एमएलए लोग को साथ आए, चलो लोकसभा देखे। तो मैंने कहा देखो ये मूर्ति कुछ कह रही है, तो लोगों ने कहा कि सबने, अरे पागल हो गए हो, ये पत्थर की मूर्ति क्या कहेगी। मैंने कहा तुम नहीं सुनते हो, मैं सुन रहा हूँ। तो बोलो क्या सुनते हो। मैंने कहा ये मूर्ति कह रही है, ऐ हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, श्रमजीवियों, मैं तुम्हारे लिए इस संविधान में बहुत अधिकार लिख के जा रहा हूँ, लेकिन जब तक इस पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे एक और मूर्ति खड़ी है, मैं इस संसद में उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन वो मूर्ति कह रही है। संजोग से जब भारत के संसद माने वो 1 नंबर की कुर्सी है, जगह वो तो 1 नंबर की कुर्सी जिस पर नरेंद्र मोदी आके बैठे हैं, तो किताब में जो लिखा हुआ था पिटारा, वो भानुमति का पिटारा बन के पंद था, और पन्ना पन्ना खुल रहा है। और उसके अनुसार जो ही मिले मुझे तो चाहिए बहुत, लेकिन भारत के साधन को, संपत्ति को ध्यान में रखते हुए, जो पहले गाड़ी चलती थी इंजन ट्रेन में, वो ट्रेन में इंजन कैसे चलता था, गांव का कच्चा माल लाया, शहर में पहुंचाया, शहर का पक्का माल ले गया, सरसों पैदा किए हम, जय गया कानपुर, पहलवान छाप, हाथी छाप, गणेश छाप, टीन में तेल पेरा करके बंद होकर के गया और उसका नफा खाया वो। अब उसको भी बदला जा रहा है। ये सब समग्रता में कभी चिंतन करने का काम करिए। समग्रता माने क्या, समग्रता में चिंतन करिए कि किसको मिल रहा है, कहां जा रहा है। आखिर उज्ज्वला योजना जो चलाई गई उसमें 95% पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं, उन गरीबों को ये लाभ मिल रहा है। मैं हिंदुस्तान के सभी वामपंथियों से कहूंगा, जैसे डॉक्टर लोहिया ने कभी इंदिरा गांधी जी को कहा था कि अगर हिंदुस्तान के गांव में शौचालय का प्रबंध कर दो, सभी महिलाओं को खुले में शौच जाने से आप रोक लो, तो मैं 5 साल तक आपके सरकार की कोई आलोचना नहीं करूंगा। उसी तरह ये उज्ज्वला योजना है, सभी वामपंथियों को कहना चाहिए कि आपने एक उज्ज्वला योजना बना करके हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, पिछड़े और दलित 95% उनको इससे लाभ मिल रहा है। उसी तरह से हमारे लिए भी होगा। मैं इसलिए सुनाया हूं कि बंगारू दत्तात्रेय जी हमारे साथी रहे हैं, वो भी पिछड़े समाज के हैं, गरीबी से निकल के आए हैं। मंत्रालय में जाइएगा साहब, आपके अफसर लोग भी सुन रहे हैं गैलरी में, आप मेरी बात पर कुछ कमेटी बना के चिंतन करिएगा और खूब बढ़िया से एक प्रस्ताव बना के प्रधानमंत्री जी को भेजिएगा। और प्रधानमंत्री जी भी मेरी बात जरूर सुनते होंगे और उस पर जरूर विचार करेंगे कि मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो गंभीरता से प्रधानमंत्री जी उस पर चिंतन करेंगे। और आप कोई प्रस्ताव ऐसा बना के आप प्रधानमंत्री जी के पास पेश करिए। मुझे विश्वास है
क्या मेरी भावना के अनुकूल अपनी बुद्धिमता, योग्यता, क्षमता से अगर कोई प्रस्ताव बना करके प्रस्तुत करेंगे तो प्रधानमंत्री जरूर उसको मंजूर करेंगे। अरे लाख 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 ट्रेन के डब्बा में, ट्रक में लूट लूट करके लोग पैसा खा गया। साहब, इस देश ने देखा और इस देश ने भोगा। अगर एक आध ट्रक रुपया गांव गरीब किसान के पेंशन में चला जाएगा तो जाने दीजिए ना, कई ट्रक तो ही बड़े लोग लूट के खा गए, एक आध ट्रक हमारे पेट में भी जाने दीजिए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। आज नवरात्रा चल रहा है, दुर्गा माता का थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमारे घर में भी पहुंचा दीजिए खजाना का, जिससे हमारे बच्चे भी आपका नाम लेंगे और जय जयकार जिंदाबाद करेंगे। कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा मजबूती से करेंगे तो आकाश तक हमारी आवाज गूंजेगी। धन्यवाद।